अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। बहुत सारी चीज़ें कल भी जो रात का व्लॉग था उसमें मैंने आपके साथ तफसील से जो सबसे बड़ी खबर थी कल की, वो साइफर केस में जो डेवलपमेंट हुई थी, खान साहब की जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसके हवाले से वो आपके साथ शेयर की थी। जैसे जैसे स्टोरीज अनफोल्ड होती हैं बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज और पर्सपेक्टिव सामने आते हैं, कुछ उसके हवाले से भी आपसे मजीद बात करूंगी। एंड एट द सेम टाइम बहुत कुछ हो रहा है और होने वाला है पाकिस्तान के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी, व्हेन इट कम्स टू कुछ इस तरह की चीजें जो कि डायरेक्टली इमरान खान साहब पर जिनका इम्पैक्ट हो सकता है या होगा। एक राय, बड़ी कंसोलिडेटेड ओपिनियन इस वक्त इस्लामाबाद में ये पाई जाती है कि 2-3 ऐसे मेजर इवेंट्स होने वाले हैं या चीजें सामने सर्फेस करने वाली हैं जो कि खान साहब पर जिनका असर होगा, तो कुछ उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जाहिर है क्योंकि मैं बार बार बात करती हूँ कि मुल्क में इंतखाबात का सीजन है, तो क्या सियासी मंजरनामे के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, कोई इत्तेहाद बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, क्या कोई मुज़ाकरात होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं। कल उसके हवाले से एक मुलाकात भी हुई, तो थोड़ा सा उसको भी आई थिंक सेंटर बनाएंगे सारी सिचुएशन का, और बात करेंगे आज के इस वीलॉग में कि कौन कौन सी जमातें कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में अलाइन हो सकती हैं आपस में, और फिर कौन कौन सी जमातें हैं जो कि कहीं अलाइन नहीं हो रही, जो नहीं हो रही उनके पीछे क्या बैकग्राउंड या क्या वजूहात है, वो क्यों अलाइन नहीं हो रही। शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा इमरान खान साहब के मामले से। एक तो ये कि साइफर में या जनरली कल एक अच्छा अदालती दिन था पीटीआई के लिए, ये बात कहीं तो जा रही है, मगर साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है इसको रिफ्यूट करने के लिए कि अगर बहुत तफसील से इस बात का गौर से जायजा लिया जाए तो कोई खास फायदा तो नहीं हुआ खान साहब को। उनका जो सबसे पहला या बड़ा शिकवा था वो जज से था, कि वो जो जज हैं उन पर अदम एतमाद का, उन्होंने पहले भी एक केस में जज पर अदम एतमाद का इजहार किया था, और साइफर केस के अंदर भी जो जज अबुल हसनात हैं उनको लेकर पीटीआई के वकला भी, जो थोड़ी बहुत लीडरशिप बची है वो भी, जो खान साहब की फैमिली है वो भी, और उनके थ्रू ये पैगामात आते रहे हैं कि खान साहब उनसे मुतमईन नहीं है। तो जो बेसिक मसला था पूरे मामले के अंदर वो तो वहीं स्टैंड करता है, क्योंकि जो जज की तकर्रुरी और तैनाती है उसको तो बिल्कुल दुरुस्त करा दिया गया, उसको उसके ऊपर कोई तब्दीली उसके अंदर नहीं की गई। अच्छा, फिर दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि ठीक है, फैसला आ गया, नलिफाई हो गया, सारी कलअदम हो गई कार्रवाई, सब कुछ गैर कानूनी करार दे दिया गया, सारा कुछ अपनी जगह पर दुरुस्त है। फायदा क्या हुआ? बैक टू स्क्वायर वन, उल्टा मजीद वक्त खराब होगा, वही सारा अमल जो है उसको दोबारा से करना पड़ेगा अब वो। और ये भी मुमकिनात में से है कि वो जो काबीना का नोटिफिकेशन है उसी को बुनियाद बनाकर दोबारा जेल ट्रायल की जस्टिफिकेशन क्रिएट कर ली जाए, या अपील में जाकर किसी तरीके से सस्टेन करवा लिया जाए। तो अगर तो जो कार्रवाई है वो कलअदम ही रही और जेल ट्रायल दोबारा से शुरू हो गया, इन्हीं जज की उसके अंदर हुआ, निगरानी के अंदर हुआ, तो खान साहब को फर्क कोई नहीं पड़ा, उल्टा और वक्त जो है उसका ज़िया हो गया और नुकसान हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। दूसरा, इस्लामाबाद में बहुत कुछ होने जा रहा है। आपको पता है आजकल इंटरव्यूज़ का मौसम है, बड़े बड़े इंटरव्यूज़ होते हैं, खबर मिलती है, बैठे हुए होते हैं हम दफ्तर में कि जी एक बड़ा इंटरव्यू चलने वाला है। वो फिर जब थोड़ी सी खोज लगाए तो कोई चैनल का नाम, किसी सहाफ़ी का नाम, किसी अनफॉर्चुनेटली किसी लापता शख्स का नाम, जिनके बारे में खबर चली होती है जी कि वो तो मिसिंग हैं। एक दो केसेस ऐसे भी हुए कि जहां पर कहीं एक उस्मान डार साहब की अगर बात करें तो वो तो पुलिस में, कराची पुलिस के जो एसएचओ थे उन्होंने एतराफ़ भी किया कि हमारी कस्टडी में। जो निगरान इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एतराफ़ किया कि जी वो कराची पुलिस के पास हैं। उसके बाद वो कहीं से सर्फिस करते हैं, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट के घर जाते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो ये आजकल ना इस तरह की खबरों का कोई मौसम है, सीजन है। तो इसी तरह आपको पता है सीनियर जर्नलिस्ट है जावेद चौधरी साहब, उन्होंने खबर दी है कि मलिक रियाज साहब जो है उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है। खातून एंकर है जो हमें बताया जा रहा है जिन्होंने रिकॉर्ड किया है या इंटरव्यू लिया है। तहलका खेज होगा इंटरव्यू। और जो मैं कहती हूँ कि इमरान खान साहब से कनेक्शन तो अलकादर ट्रस्ट के इर्द गिर्द कोई डिस्कशन है उस इंटरव्यू के अंदर, जो कि बताया जा रहा है और अज्यूम किया जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि वो खान साहब के लिए खासी डैमेजिंग या खासी नुकसानदेह हो सकती है। तो देखते हैं उस इंटरव्यू के अंदर क्या आता है, क्योंकि जावेद चौधरी साहब जब मलिक रियाज साहब के बारे में कोई खबर देते हैं या बात करते हैं तो उसे वजन देना पड़ता है, क्योंकि उनका आपस का एक ताल्लुक भी है। जावेद चौधरी साहब इस बात का खुद एतराफ़ भी करते हैं, हमेशा वो बड़े मोतरफ भी हैं मलिक रियाज साहब के। तो वो प्रॉब्ली जब इस तरह की कोई बात वहाँ से आती है तो वो फिर कोई हतमी या कोई बिल्कुल ठीक जराए होंगे जिनकी बुनियाद पर जावेद चौधरी साहब ये बात कह रहे हैं कि इंटरव्यू जो है वो आने वाला है। अच्छा, फिर जहाँ पर ये पूरा एक नैरेटिव के फौज खिलाफ थी या इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई नैरेटिव था जो कि खान साहब की हुकूमत को उनको ले डूबा, या कोई आपस में कोई टग ऑफ वॉर थी, खान साहब किसी को DGI मुसलसल देखना चाहते थे या उनको मे बी फ्यूचर में आर्मी चीफ देखना चाहते थे, उनका किरदार क्या था। तो हम ये देखते हैं कि जनरल फैज़ का नाम बार बार आता है। जनरल फैज़ का
اور जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए। ये इमरान नवाज शरीफ साहब ने बरतानिया आने से पहले ये नारा लगाया था बरतानिया में, लेकिन जब से वो वापस आए हैं शुरू का कुछ अर्सा तो लगा कि वो ऑल टुगेदर पूरा नारा ही भूल गए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जनरल बाजवा को माइनस करके जनरल फैज़ का नाम नून लीग कहीं ना कहीं लेती हुई नजर आती है, और खाली ऐसा लगता है कि एहतसाब जो है अगर जनरल फैज़ का हो गया तो इस मुल्क के सारे मसलों का हल हो जाना है। वही मसाइल की जड़ थे। मियाँ साहब की हुकूमत को नुकसान भी उन्होंने पहुंचाया। इमरान खान साहब की हुकूमत में जो कुछ गलत हुआ वो भी उन्हीं की वजह से हुआ। बड़े सरकर्दा रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जावेद लतीफ़ साहब, वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रोग्राम्स में आजकल बिल्कुल 2-4 ही जाते हैं और सोलो सेगमेंट के लिए बैठते हैं, लेकिन यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो कभी कभी करते हैं, और जब करते हैं तो उसके अंदर जनरल फैज़ उनके तो बड़े ही भरपूर निशाने पर होते हैं। मुसलसल वो उनका नाम लेके कहते हैं कि उनका एहतसाब। तो कुछ खबरें हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक शायद कोई इस तरह का कोई ट्रायल या कोई एहतसाब का अमल, उसका आगाज़, कोई कानूनी जो है वो कोई ऐसा मामला है जो कि खुल सकता है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़। इन्हीं कुछ दिनों में 1-2 हफ्तों की बात रह गई है, तो दिसंबर के फर्स्ट हफ्ते के हवाले से ये खबर कहीं ना कहीं गर्दिश कर रही है कि शायद कोई इस तरह का पेंडोरास बॉक्स है जो कि खुल सकता है। साथ साथ आपको पता है ये खबर पहले भी आई थी, लेकिन अब फिर और गर्म हो गई है और सर उठा रही है कि फरहद शहजादी कहिए, फराह गोगी कहिए, जो बुशरा बीबी की बड़ी करीबी साथी और दोस्त समझी जाती थी, और बहुत सारे जो मामलात हैं, आप तोशा खाना की बात कीजिए, आप अलकादिर ट्रस्ट की बात कीजिए, आप किसी भी चीज़ की बात कीजिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये एक नाम है जो मुसलसल सर उठा रहा है पीटीआई की हुकूमत के अंदर, और ये कहा जाता है कि करता धरता पूरी सूरत हाल की यही थी। बहुत सारे मसले पंजाब के अंदर इनके बगैर नहीं होते थे, बहुत सारे मसले विफाक के अंदर इनकी कंसेंट के बगैर नहीं होते थे। हुकूमतों के जो काम कहीं ना कहीं होते रहे उसके अंदर इनका या तो कोई हिस्सा होता था या कोई बड़ा मस्बत किरदार होता था, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। तो ये खबरें पहले भी आई थी और अब फिर आ रही हैं कि शायद ये वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो गई हैं, इनको ऑफर की गई है वादा माफ गवाह बनने की। तो देखते हैं कि ये सारा कुछ जो ऐसा लग रहा है कि पीस बाय पीस कोई चीज़ बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि टाइमिंग इन सारी चीज़ों की होने की, अगर ये इन्हीं सीक्वेंस में हो जाती हैं जो हमें बताया जा रहा है, तो फिर टाइमिंग ऐसी है जो कि हमें ये सवाल करने पर मजबूर कर रही है कि क्या कोई चीज़ प्लान करके जो है वो की जा रही है। और वैसे भी एक किताब के लॉन्च का भी बड़ा चर्चा है इस्लामाबाद के अंदर, जिस किताब का जो वो हैं राइटर हैं उनके बारे में भी मरियम पानेज़ई या मरियम खान उनका नाम जो है वो बताया जा रहा है, और वेयर ओपियम ग्रोज किताब का नाम है। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि उनकी ज़िंदगी एज एन एक्ट्रेस कैसी थी, इस मुल्क के अंदर एक खातून, वर्किंग खातून होने की हैसियत से कैसे थी, और साथ में ये भी लिखा है कि कैसी थी ज़िंदगी इन नोइंग इमरान खान। तो ज़ाहिर है अब वो भी एक कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि ये जब तक बुक लॉन्च हो नहीं जाता, सरीना में बुक लॉन्च है, कब होता है, कैसे होता है, और फिर उसके अंदर उस किताब में क्या है। अब कुछ लोगों के जो है ना वो रडार खड़े हो गए इस बात के ऊपर कि ये पता किया जाए कि क्या है जो कहानी अब फर्दर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी जगहों पर ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे उनके कम से कम अगर किरदार को हिट करने की खान साहब की कोशिश की जा रही है तो उससे और कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही सिवाय इसके कि उनकी जो मकबूलियत है वो मजीद पक्की और उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। क्योंकि जो एक आम सपोर्टर है इमरान खान का वो ये कहता है कि जी वो कुछ भी अब कर ले। हमने ये देखा है कि अगर हमारी मसीहाई कोई कर सकता है तो वो इमरान खान है। मैंने पहले भी अपने एक वीलॉग में कहा था कि इमरान खान को लोगों ने अपनी जिद समझ लिया है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, अगर ये प्लान्ड हैं और अगर ये इसी सीक्वेंस में पैन आउट करती हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि करती हैं, तो फिर तो ये शक शुबा दुरुस्त साबित हो जाएगा कि ये प्लान्ड आउट है ही। इसका क्या फ़ायदा, क्या हासिल हसूल होगा, ये टाइम इज़ गोइंग टू टेल। लेकिन अगर कोई मुझसे मेरी राय इसके ऊपर ले तो मेरा ख्याल है कि इससे कुछ मिलना मिलना नहीं है। पीपल डोंट केयर। इस वक्त मैं जैसे बार बार कहती हूँ कि इमरान खान जिद और पैशन बन गए हैं लोगों की, तो पैशन और जिद इस तरीके से नहीं टूटा करते। अच्छा, मामूल की रूटीन की ही बातें हैं। मौलाना फजल रहमान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से मुलाकात हुई है कल, तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मौलाना ने बड़ी कैटेगोरिकल अल्फाज में ये कहा है कि हम सबके साथ मुफाहमत करके आगे चलना चाहते हैं। PMLN के साथ तो सीट एडजस्टमेंट, इंतखाबी इत्तेहाद, सारा कुछ ऑन द कार्ड्स है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा शिद्दत पसंदी इख्तियार नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी को लेकर, जो हमारा मौक़िफ़ है उसके अंदर, और हम ये मार्जिन और स्पेस देंगे। पीपल्स पार्टी भी अगर आगे किसी किस्म के इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहती है तो ठीक है, नहीं बनना चाहती तो मैदान उनके लिए हाजिर है। वो जिस तरह चाहें जो है वो इलेक्शन के मैदान में उतरें और कंटेस्ट करें। बिलावल के लिए उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि बच्चे और बुजुर्ग, इनकी गुफ्तगू में क्या फ़र्क होता है, वो आजकल बिलावल जो गुफ्तगू कर रहे हैं आप उसको देख कर अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो सेट कि ये माजी में क्या नहीं हुआ कभी
کہ جس کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا وہ سڑکوں پر نکل کے اس نے شور نہ مچایا ہو، تو یہ کہنا جی کہ اگر مجھے وزیر اعظم نہ بنایا گیا تو میں سڑکوں پر نکلوں گا، تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے اس ملک کے اندر۔ ملاقات کے بعد کوئی مشترکہ پریس کانفرنس ایکسپیکٹڈ تھی، وہ نہیں ہوئی۔ مولانا نے خود ہی بات کی میڈیا سے، اس کے اندر انہوں نے یہی کہا جی کہ بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں بات ہوئی ہے۔ یہ خبریں بھی بڑے دنوں سے گردش کر رہی تھی کہ جب بھی یہ ملاقات ہوگی کسی قسم کے اتحاد کا اعلان کیا جائے گا، تو حتمی اتحاد کا اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی تو اب یہاں پہ کچھ سوالات ہیں۔ وہ یہ کہ پیپلز پارٹی، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، کیوں سولو فلائٹ لینا چاہ رہی ہے؟ یا تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو میسیجنگ وہ کر رہے ہیں وہ شاید کہیں سن لی جائے، اگر سن لی گئی وہ میسیجنگ وہاں پر تو ہو سکتا ہے کہ ان کو سولو فلائٹ کے لیے ہی کسی قسم کی سپورٹ حاصل ہو جائے، کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی ان جماعتوں میں سے رہی ہے جو کہ ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ ہم مذاکرات، مفاہمت، یہ تو ہمارا فوٹو ہے، ہم کرتے ہیں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تک مفاہمت کی اور مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے اس پورے معاملے کے اندر تو وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، ہم سب سے بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل بھی کہہ دیا کہ جی ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہم سب کی ساتھ کی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ علی محمد خان صدر مملکت سے ملائے، انہوں نے کہا جی کہ گرینڈ ڈائیلاگ انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم سے فاروق ستار صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک جماعت اس ملک کے مسائل کا حل نہیں کر سکتی، ہم سب کو ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کسی بھی چیز پر ایسا کوئی رائے اور کامنٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، تو کیا چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے سرکلز کے اندر؟ یہ ایک سوال ہے جس کی کھوج کرنے کی کوشش کریں گے ہم آنے والے دنوں میں۔ لیکن آخر میں بس ایک چھوٹی سی بات ضرور کہہ دوں کہ کل میں نے ایک پورا ویلاگ کیا خاوند مانیکا کے انٹرویو کے اوپر، اور کس طریقے سے مجھ سمیت بہت سی پاکستانی عورتیں، بلکہ جنرلی پاکستانیز ڈسگسٹڈ ہیں ایٹ دیٹ انٹرویو۔ اس کے اندر جو جرنلسٹ کا رول تھا وہ تو تھا، اس پہ تو میں نے کل تفصیل سے بات کی، لیکن خاوند مانیکا نے بھی جس نئے لو کا مظاہرہ کیا ہے کہ اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں جو گفتگو اس شخص نے فرمائی ہے، اس کے اوپر نواز شریف صاحب کا فردر کامنٹ کرنا اور رائے دینا کہ مانیکا کے انٹرویو کے بعد تو ریاست مدینہ بنانے والے جو دعوے دار تھے ان کے اوپر ہم کیا مزید بات کریں، میں I'm at loss of words. I think کہ اس طرح کی باتیں پھر وہی بات ہے کہ اگر یہ پینڈوراز باکس کھلا تو آپ کی جماعت کی بہت سینئر قائدین ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا ہے بقول کیپٹن صفدر کے خود، کہ تنظیم سازیاں تو پھر آپ کی جماعت میں بھی ہوتی رہی ہیں، پھر اگر جب اس وقت کھلی تھیں غلط تھیں، آج دوبارہ کھلیں گی تو پھر آپ کہیں گے غلط ہیں۔ جب ہم ان پر اگر بات کریں گے تو آپ کہیں گے میڈیا جو ہے وہ کیوں ان کو ہوا دے رہا ہے، کوئی ایتھکس ہونے چاہیے، تو ان ایتھکس کو آج پہلے خود وہ کیجئے، ان پر عمل کیجئے، انہیں پریکٹس کیجئے، اس کے بعد کسی اور سے توقع کیجئے کہ کوئی اور بھی ان ایتھکس پر عمل کرے گا اور انہیں پریکٹس کرے گا۔ آج کے اس ویلاگ سے بس یہ کچھ مجھے اجازت دیجیے، میرے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، یہ کانٹینٹ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔